अरे लवकर आटपा, शादी के रिसेप्शन में जाना है कि नहीं? हाँ बाबा झालं माझं, मी तयार. अरे मालनी जल्दी करो. बाबा हम तैयार है, वो औरत लोग को बात है. इसे ले लो. ठीक है, तो बेटियों को क्यों तैयार किया? बाहर के माहौल में खराब करना है इनको? ये कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रहेंगी. बूटी के साथ खेलो तुम लोग. ये तुम्हारा खड़ूस बाप कितनी बकबक करता है. ऐसे तुम्हें कभी बंद नहीं होना का? चुप रहो. गुड्डी गुड्डी बेटा नहीं, इतना चुप बेटा नहीं. अरे बंदूक लो, उसके हाथ से गोली चल जाएगी. गुड्डी गुड्डी, मैं तुम्हारा पप्पा हूँ ना, बंदूक मुझे दे दो. छोड़ दो, पप्पा हूँ ना मैं तुम्हारा. बंदूक मैं आजूबा बोल तेरा, आजूबा की बात मानेगी ना? दे दे दे. जा अभी ताई के साथ अंदर जाके खेल. जाओ. यहाँ क्या खड़ी है? अंदर जा, बहनों का ख्याल रख. पागल एक ना एक दिन किसी को स्वर्गवासी जरूर बनाएगी. तू सुबह तक खड़ी रहेगी ना तो भी तेरा बाप नहीं आने वाला. वो तो पी के धुत किसी गटर में पड़ा होगा. नमस्ते तानाजी भाऊ. अरे जाधव ये बस हे जागा दे रे. या बसा. काय चाललंय तुझा? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जनार्दन भाई क्या देखने रहे? काय को मैं उस पनौती का मुंह देखूं? उससे अच्छा मैं अपने कुत्ते का मुंह देख लूं. अरे एक गोसी आइक माझी, अगर वो इधर आए तो मेरे से दूर रखना उसको. हाँ बाबा अभी तक घर नहीं आए. ओफ स्टू. गुड्डी ऐसा नहीं कर. साक्षी साक्षी, मैं बाबा को ढूंढने जा रही हूँ. तुम सभी लोग घर पे रहना और कहीं जाना नहीं. गुड्डी का ध्यान रखना. और भी जरूरत पड़ेगा तानाजी को बोलने का. हाँ? अरे जनार्दन भाऊ, नमस्ते जनार्दन. नमस्कार नमस्कार. बहुत लेट हो गया आने में. हाँ, ये औरत लोग का मेकअप में टाइम. अरे ये मालिनी. नमस्ते बाबा, कैसे तू? चल 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 है ना भरत ना. अरे भाई प्रताप जी को देखा कहाँ? हाँ उधर फेंके पड़े. अच्छा ठीक है. बाबा 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 उठो. बाबा बाबा घर चलो. बाबा घर जाओ. विवाह इन्होंने बहुत सारी पी रखी है, वो ऐसे नहीं मानेंगे. उनको उठा के ले जाना पड़ेगा. बाबा उठिए. बाबा उठो. बाबा उठा. चलो घर जाना है. बाबा चलो. बाबा बाबा घर जाना है. चलो घर चलो. चलिए पहले घर चलते. बाबा बाबा संभालो. चलिए. हाँ काका. नहीं जाएगा. देख संग्राम को देख, कैसा ससुर की गोद में बैठा है. लाइट कैसे चला गया? अरे बगल गणपत बगल
क्या हुआ? थैंक यू। अरे कोई नहीं, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ? कब मारा तुमने उसे? 1 घंटा पहले? हाँ, इसी बंदूक से मारा विभावरी को। 2 गोली उसके सीने में उतार दी। क्यों मारा उसे? सटक गई थी मेरी। सटक गई थी मतलब? मतलब कुछ नहीं, सटक गई मतलब सटक गई। घर पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसे उठवा लो। साक्षी, सोनाली, गुड्डी, बाबा कहाँ है लड़कियां? कुठेत मुली? बाबा, तीनों लड़कियां कहीं दिख नहीं रही। ये दोनों कौन है? मैडम, मैं इनकी बड़ी बहू। मेरी दोनों बेटियां गायब है। मैडम, मेरी बेटी भी कहीं दिख नहीं रही है और वो कमरे में खून पड़ा है। अगर यहाँ पे मारा है तो बॉडी कहाँ है? यहीं पड़ी थी वो। मैडम हमारी बच्चियां। बच्चियां कहाँ थी? जब हम शादी में जाने के लिए निकले तो इधर ही तीनों थी। उसके बाद बच्चियां कहाँ है? मुझे क्या मालूम? मैंने सिर्फ विभावरी को मारा है, बच्चों को तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारे पति कहाँ हैं? संग्राम कहाँ है? अजिंक्य कहाँ है? आपने मेरी बेटी गुड्डी को कहीं देखा? नहीं। मौशी, सोनाली साक्षी दिखी क्या? नहीं देखी। ताई आमच्या गुड्डीला कुठे बघितलं का? नहीं। गुड्डी, गुड्डी, साक्षी, सोनाली। लड़की को वहां गोली मारी तो डेड बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? लगता है बच गई शायद। और बाकी लड़कियां वो कहाँ है? बोला ना, मैं गोली मार के निकल गया, मुझे नहीं पता। बेवकूफ समझता है पुलिस को? वहां से यहाँ तक चल के आया गोली मारने के लिए और बोलता है देखा नहीं लड़कियों को। मैडम, मेरे सर पे खून सवार था, मेरा ध्यान और कहीं नहीं गया। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन 3 लड़कियों ने विभावरी को खून से लथपथ देखा हो और फिर गांव के किसी डिस्पेंसरी में एडमिट किया हो सकता है, पता करवाओ। ओके मैडम। मैडम, गांव के सभी डिस्पेंसरी में हमने चेक किया, विभावरी का कहीं भी पता नहीं चला। पवार, बच्चियां काफी छोटी है तो उनके लिए ये विभावरी को उठा के डिस्पेंसरी लेके जाना मुश्किल है, पर फिर भी सवाल तो वही रहता है, बॉडी कहाँ है और ये बच्चियां कहाँ है? अब चुप भी हो जाओ, मिल जाएगी। अरे तीनों इतनी छोटी है, कहाँ जाएंगी? खेलते खेलते कहीं दूर चली गई होंगी। तुम मत रो। ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैडम, मैं उसे मार के यहाँ से निकला, मुझे मालूम नहीं उसके बाद वो कहाँ गई। तुम्हें मालूम सब है, बताना नहीं चाहते हो क्योंकि तुमने उसे मारा ही नहीं है, किसी और का इल्जाम अपने सर ले रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? चल ठीक है, मान लिया तुमने उसे मारा है, वजह क्या थी मारने की? क्यों मारा? तुम्हारे घर से पुलिस स्टेशन आने के लिए 10 मिनट लगते हैं और तुम्हें पूरा 1 घंटा लगा। क्यों? 8:30 बजे तुम निकले, 9:30 बजे तुम हमारे पास पहुंचे। 10 मिनट पुलिस स्टेशन आने के, बाकी के 50 मिनट कहाँ थे? देखिए मैडम, तो मारकर मैं यहाँ से निकल गई, फिर बाहर वहां पर थोड़ी देर बैठा, सोचता रहा अब क्या करूं। ये भी सोचा कि खुद को भी मार लूं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपने आप को नहीं खत्म कर पाया। तावड़े, पुलिस स्टेशन लेके चलो उसको। यस मैडम। पवारिया में घुमा रहा है, पुलिस स्टेशन आने में इसने 1 घंटा लगा दिया क्योंकि उस 1 घंटे के बीच में इसे वो 3 लड़कियों को और बॉडी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि उन 3 लड़कियों ने इसे विभावरी का खून करते हुए देख लिया था। मैडम, लेकिन इसे लड़कियों को गायब करके क्या फायदा मिलेगा? आणि तो त्याचा गुन्हा पण कबूल करतोय। पवार, उसके मकसद को समझो।
उसने कबूल करने के बावजूद भी हम उसे नहीं पकड़ सकते, मर्डर का केस रजिस्टर नहीं कर सकते उसके नाम पर, क्योंकि बॉडी नहीं है हमारे पास। 3 जिंदा लड़कियों को और एक डेड बॉडी को ठिकाना नहीं लगाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। मुझे लगता है इसके साथ और भी कोई तो शामिल है। इन सबकी गाड़ियां चेक करो। ओके मैडम। पवार, काही सापडलं? मैडम गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके बिना पर शक किया जा सके। इसका मतलब इन सबकी गाड़ियां भी क्लियर है। मैडम ये रहे जनार्दन की कॉल रिकॉर्ड। शायद हमारा शक सही निकला। कोई और भी ऐसा है जो जनार्दन ने हमें कहानी सुनाई उसको पूरी तरह से सुना सकता है, क्योंकि क्राइम होने से 10 मिनट पहले जनार्दन ने इस नंबर पर फोन किया था और उस वक्त ये नंबर जनार्दन के घर के आसपास ही एक्टिवेट था। पता करो ये हेल्पिंग हैंड कौन है, इसके भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ये सोपान कौन है जिसको तूने घर से निकलने के 10 मिनट पहले फोन किया था? ऊंचा सुनता है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तू लॉकअप में है। ठीक है, अभी मुंह मत खोल। अब हम पता करवाएंगे कि ये सोपान कौन है और तुझे बताएंगे। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? बाबा को छोड़ के हम सब साथ ही गए थे। इधर वापस आके देखा तो विभावरी के कमरे में खून पड़ा हुआ था, बच्चियां सब गायब थी। बाहर निकले उनको ढूंढने के लिए और फिर हाँ, सोपान कौन है? वो विभावरी का दोस्त। और ये जनार्दन घर के लिए कितने बजे निकला था? मैडम वो शादी के माहौल में कुछ मालूम नहीं पड़ा और वहाँ पे बत्ती भी गुल हो गई थी ना। ये जनार्दन और सोपान के बीच क्या लफड़ा है? बाबा को सोपान और विभावरी के प्यार व्यार का चक्कर चाहिए नहीं था। ये सोपान छोटी जात का है ना। सोपान! सोपान! हिम्मत! बाबा आप छोड़िए उसको। बाबा मैडम पूरा घर विभावरी को समझा रहा था कि वो सोपान का साथ छोड़ दे, पर वो किसी की बात नहीं सुनी। मैडम सोपान गायब है, बहुत जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अपनी इज्जत बचाने के नाम पे पोती को गोली मार दी। जब तक मैं जिंदा हूं अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा मैं। चलिए ये बात तो समझ में आई, पोती को क्यों मारा, सोपान को क्यों फोन किया था? उसे अकल सिखाने के लिए। अकल सिखाने के लिए कि धमकाने के लिए? वो आप जो भी समझो, लेकिन सच बात तो ये है कि उसी की वजह से ये खून खराबा हुआ है। खोटा बोलत नहीं है मी, चाहिए तो पूरे गांव से पूछ लो। जो भी किया है छाती ठोक के खुद से आपको आके बताया है। अब तक तो तूने एक खून कबूल किया है जिसकी अब तक बॉडी भी नहीं मिली। बाकी तीनों पोतियां कहाँ है तेरी? और वो सोपान भी गायब है, मार दिया क्या उसे भी? अगर उसे मारता तो वो भी छाती चौड़ी करके आपको आके बताता था। मैडम सोपान के भी कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं और इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जनार्दन सोपान का मालिक नहीं था, बल्कि सोपान और ही किसी के छत्रछाया में था। किसकी? जनार्दन की बहू मालिनी। मालिनी और सोपान के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी, बल्कि कत्ल के दिन भी मालिनी ने सोपान को कॉल किया था। ये सोपान का चक्कर अगर विभावरी से चल रहा था तो मालिनी से इतनी बात क्यों करता था? पवार, फैमिली से पहले पड़ोसियों से पूछताछ करो कि माजरा क्या है। क्या बोले साहब, मालिनी तानाजी शिंदे की लड़की है, बाप जैसी अकड़ है उसमें। कुछ दिन पहले इनमें बहुत दोस्ती हुआ करती थी, जमीन के वजह से इनमें आपस में झगड़ा होने की वजह से तनातनी चल रही है। अभी तो जनार्दन के बेटे के साथ शादी हुई ना, बेटी तो अपने सगे बाप की ही साइड लेगी। और इसी बात से उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। ये जमीन पहले भी मेरी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, समझा? तो ये तेरा लोफर गिरा मेरे ऊपर नहीं चलेगा, समझा? इस तरह से झगड़ने से समस्या का हल नहीं होता है, ये बात सारी बैठ के भी तो हो सकती है। तो समझाओ इसको पहले। अरे समझा, मेरे को क्या समझाने? बात आई, अरे बात आई। ये जनार्दन है ना, मेरे को आते जाते धमकी देता था हर वक्त, कुछ भी पन बोलता था वो किसके भी सामने। तभी मेरे को समझा कि इसके नाक में नकेल डालना पड़ेगा, नहीं तो ये जंगली सांड मेरे को जीने नहीं देगा, परेशान करता ही रहेगा। ऐसा ही मेरा बेटे को भी कुछ भी पन सुनाता था वो, एकदम दुखी करके रखा था। आप ये समझ। तो सुखी होने के लिए क्या किया तुमने फिर? स्वपन मेरा आदमी था, स्वपन को हम लोग ने ही उसके घर पे काम पे भेजा था, मैंने और माली ने, ताकि वो उसके साथ कुछ कांड करे।
और बिरादरी वाले और गांव वालों को मैं तैयार करूं ताकि वो उसके मुंह पे थूके। और मौका मिला मुझे उस दिन, शादी के रिसेप्शन वाले दिन। इधर खड़े रह के रुआब झाड़ रहा है तू, लेकिन तेरे घर में जो बेशर्मी हो रही है उसका क्या? वो सोपन है ना, उसका यार, तेरी पोती उसके साथ रंग रलिया मना रही, नहीं दिखता तेरे को? हाँ, देख, मैं किसी का कार्यक्रम नहीं बिगाड़ना चाहता, नहीं तो अभी के अभी तेरे दांत तेरे हाथ में निकाल के देता। अभी देख, पूरा गांव तेरे पास आने वाले हैं जूतों का हार लेके, तेरी पोती की वजह से, समझा? हाँ, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी भी बहू बेटी बिगड़ जाए तेरी पोती के जैसे, समझा? जा जा संभाल लोग को, जा। इसी मौके के लिए तो मैंने सोपन को वहां पे रखा था। मैंने देखा कि जनार्दन यहां से गुस्से में निकला है। मैंने तुरंत सोपन को फोन किया कि विभावरी को बिस्तर पर लेकर जाए, लेकिन वो वहां से निकल चुका था मैडम। लेकिन हाँ मैडम, वो उससे पहले उसके साथ ही थी विभावरी। तुम्हें कैसे पता वो विभावरी के साथ था? वो जब घर से निकला था तब उसने मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे ये भी कहा था कि बाबा ने जो कुछ बताया वैसे वो कुछ भी करने वाला नहीं है। और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो विभावरी से सचमुच में प्यार करने लगा है और फ़ोन काट दिया। उसके बाद जनार्दन ने क्या देखा घर में, क्या किया और क्यों किया, हमें कुछ नहीं मालूम मैडम। मैं घर पहुंचा। विभावरी के कमरे में जाके देखा तो वो कमीज की बटन लगा रही थी, बिस्तर बिखरा हुआ था। तो मैं समझ गया कि सोपान के साथ मिलके उसने अपना मुंह काला कर लिया। मैंने बंदूक उठाई और 2 गोली उसके सीने में उतार दी। अगर वो वहीं गिरी थी तो उसकी लाश कहाँ है और बाकी 3 बच्चियां कहाँ हैं? मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। देख तू, हेलो, चलो पीछे चलो, चलो पीछे चलो। पवार, ये नदी भी जनार्दन के घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल मैडम, ये जगह जनार्दन का घर और शादी का पंडाल इसके बीच में आती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, यहीं से होकर जाना पड़ता है। एक काम करो पवार, विभावरी के घर वालों को खबर कर दो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और सबसे अहम बात, जनार्दन पर मर्डर का केस रजिस्टर करो। ओके मैडम। पवार, पोस्टमार्टम के हिसाब से विभावरी का खून गोलियां चलाने से नहीं, गला दबाने से हुआ है। अब गोलियां चलाने के बाद गला दबाने का चांस तो जनार्दन का हो ही नहीं सकता। पवार, अगर ये जनार्दन 2 गोलियां चला सकता है तो और भी गोलियां चला सकता था। उसके बावजूद भी वो लड़की जिंदा थी, इसका मतलब है किसी और ने आकर उसका गला दबाया है। पवार, ये जनार्दन को तोड़ना पड़ेगा। ये हमें पूरा सच नहीं, आधा सच बता रहा है। मैडम, जनार्दन सावंत कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने बोला है आपको, मैंने 2 गोलियां मारी, उसको उधर ही छोड़ दिया और वहां से मैं निकल गया। वो 3 लड़कियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। अब 10 बार पूछोगे तो वही बोलूंगा, 50 बार पूछोगे तो भी वही बोलूंगा। तो बच्चियां गायब हुई, ये पता ही नहीं तुम्हें? कैसे पता होगा मैडम, मैं तो इधर आ गया था। मुझे चिंता है तो सिर्फ मेरी गुड्डी की। क्यों? बाकी बच्चियों की चिंता नहीं है? उनकी चिंता करके क्या करे मैडम, वो भी बड़ी होकर विभावरी के जैसे पराये मर्दों को अपने ही घर में बुला के इश्क लड़ाएंगे। लेकिन मेरी गुड्डी दिमाग से थोड़ी कमजोर है, बहुत भोली है, उसे कुछ नहीं समझता। ऐसा कौन होगा जिसने गोली मारने के बाद गला दबाया होगा, तीनों बच्चियों को भी गायब किया होगा? क्या मकसद हो सकता है इस इंसान का? सोपान भी हो सकता है, क्योंकि मालिनी के मुताबिक वो विभावरी से प्यार करने लगा था, हमेशा उसकी मदद करता था। मौका देखकर उसने मदद की कीमत मांगी होगी और विभावरी ने उसको झटक दिया होगा, इसलिए गुस्से में आकर वापस आया होगा और विभावरी का गला दबाया होगा। और ऐसा करते वक्त
उन 3 लड़कियों ने उसे देखा होगा और इसीलिए उसने लड़कियों को गायब कर दिया। बिल्कुल हो सकता है। ये सोपान का कुछ पता चला? कहाँ है वो? थांब रे, थम गाड़ी साइडला लाव. मानता हूँ सर, गलती मेरी, लेकिन अभी सर गाडी साईडला लाव. सर घरचा माणूस आहे सर. साईडला लाव. किती माणसं आहेत? कमांडर काय झालं? माणसं बघा चेपून भरली साहेब. सर आगे से नहीं भरूंगा सर, गलती हो गई सर. वो तानाजी और मालिनी ने मेरे को विभा के साथ कांड करने का काम दिया था। उनको वो जनार्दन को बेइज्जत करना था। मैं उधर गया भी यही सोच के था, पण ती मुलगी खूप चांगली होती साहब। वो अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने खानदान की इज्जत के भी बहुत फिक्र थी। वो कभी मेरे को हाथ नहीं लगाने दी, मेरे को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी वो। और बात दोस्ती से आगे नहीं बढ़ी तो गला दबाकर मार डाला उसको। मैडम मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? मैं तो उसे प्यार करने लगा था। और रोज की तरह उस दिन भी हम उसके बेवड़े बाप को ढूंढने गए थे। बहुत ढूंढने के बाद उसको घर ले आए थे मैडम। यहाँ तक की कहानी मालूम है हमको, और इसको बिठा के रखो जब तक आगे की कहानी नहीं सुनाता। और ये विभावरी का बाप प्रताप, इसकी क्या खोज खबर है? 1 नंबर का बेवड़ा है मैडम, 24 घंटे दारू के नशे में रहता है। उस दिन भी घर के बाहर खटिया पर दारू पी के दूध था। उठ रे, उठ, अरे उठना। वो इतना पिया हुआ था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो क्या बंदूक चलाएगा? अभी भी कहीं पर दारू पी के गटर में पड़ा होगा। अपनी बेटी की मौत का गम भी नहीं है उसे। और यही एक बात हैरान करने वाली है, इस फैमिली में किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है, लेकिन कातिल बाहर का नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बाहर वाले को बचाने के लिए जनार्दन सूली पे नहीं चढ़ेगा। मैडम फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक पर 2 लोगों के उंगलियों के निशान है। एक तो जनार्दन के है और दूसरे किसी बच्चे के है। गुड्डी दिमाग से थोड़ी कमजोर है। ये भी हो सकता है कि गुड्डी ने अपने पागलपन में विभावरी पर गोलियां चला दी हो और जनार्दन ने उसे बचाने के लिए दोनों बच्चियों को मारकर इल्जाम अपने सर ले लिया हो। अच्छा पवार, ये शादी का वीडियो देखा तुमने? जनार्दन कब तक है वहां पे? मैडम वीडियो से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि लाइट जाने की वजह से वीडियो शूटिंग नहीं हो पाई थी। और लाइट आने के बाद जो फोटो निकाले गए उसमें ज्यादातर दूल्हा और दुल्हन ही थे। इसका मतलब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो वहां से 8:15 या 8:20 के बीच निकला था। और ऐसे 2 लोग हैं जो जनार्दन को इस काम में मदद कर सकते हैं, जो गुड्डी से बेहद प्यार करते हैं, और वो दोनों हैं उसके माँ बाप अजिंक्य और सुचित्रा। मालिनी, ये काहीतरी खाऊन गे। आप लोग यहाँ रुकिए, आप ये खाना लेकर अंदर जाओ, इनसे पूछताछ करनी है। तुम्हारी बेटी गुड्डी उसी दुनाली बंदूक से खेलती थी जिससे विभावरी का खून हुआ? हाँ, मैंने बाबा को बहुत बार बोला भी था उसे डांटने के लिए, लेकिन बाबा उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बाबा की एक बार बोलने पर वो बंदूक दे भी देती थी। आजोबा की बात मानेगी ना? दे दे दे। तुम्हारे ससुर जी को गुड्डी को छोड़कर बाकी सब लड़कियों से प्रॉब्लम थी ना? और तुम्हें? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आणि तुला? क्या बात कर रही है मैडम? सगळ्या माझ्या मुलीसारखेच होते, मैं सबको बराबर प्यार करता था। अब अंदर आइए जरा मेरे साथ। डरिए मत, देखने दीजिए। किसने मारा इतना बेरहमी से? बोलिए, डरिए मत, कहिए किसने मारा है? गुड्डी के पापा ने। इसी तरह जानवर के जैसे हमेशा पीटते हैं, औरत को समझते ही नहीं। किती वेळा विचार आला मनात की अपनी जान ले लूं,
लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी गुड्डी का क्या होगा, कौन देखेगा, ये सोचकर रुक गई। देखिए आप शांत रहिए, रोइए मत। बाहर क्यों नहीं आना? घरेलू हिंसा अपराध है, पता है ना तुझे? मैडम, पति पत्नी के बीच में तो ये बातें होती ही रहती हैं। ये सब बड़ा चढ़ा के बोल रही हैं आपको। औरत का तो काम है राई का पहाड़ बनाना। देख तू हमें। एक मिनट मैम। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। मैडम, और एक लड़की का पता चल गया है। गुड्डी, मैडम, गुड्डी के फ्रॉक के ऊपर जो खून के निशान पाए गए, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है। मैडम, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि गुड्डी के फ्रॉक के ऊपर एक नहीं 3 लोगों के खून के निशान है। गुड्डी, अभी हमें बताओ, तुमने विभावरी ताई को मारते हुए किसको देखा था? याद है? याद है? बनसोड़े, लावा में दे दो। और इसको पूछ के कोई फायदा नहीं है। एक काम करा, घरच्यांवर नजर ठेवा। फॅमिली से कोई भी गाव के बाहर नहीं जाना चाहिए। मॅडम काय झालं? मेरी बेटियों का क्या हुआ? वो अब तक क्यों नहीं मिल रही मैडम? घाबरू नका, गुड्डी मिल गई है ना, अभी दोनों लड़कियां भी मिल जाएगी। पवार, एक काम करा, ये नदी के साइड में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सब में साक्षी और सोनाली का लापता होने का और मर्डर होने का अलर्ट भिजवा दो। ओके मैडम। उस घर में ऐसा कौन है जिसको विभावरी से इतनी नफरत है? कहीं कातिल उसका अपना बाप प्रताप तो नहीं है? लेकिन मैडम, वो उसे किस रंजिश में मारेगा? क्योंकि उस दिन तो उसकी हालत दारू पी के धुन था, यही ना? और हो सकता है वो हमसे झूठ बोल रहा हो, नाटक कर रहा हो। वो अपनी बेटी से नहीं, बाकी लड़कियों से शायद नफरत करता हो। नफरत किस वजह से है, ये तो वो खुद ही हमें बताएगा। देखो कहाँ पी के पड़ा है, उठा के लेके आओ उसको। ओके मैडम। क्या तुम्हें ठीक से याद है वाकई प्रताप नशे में धुत था? हाँ मैडम, उसने बहुत पी रखी थी। मैं और रिभा ने बड़ी मुश्किल से उनको घर पे छोड़ा था। घर पे और कौन कौन थे? वैसे मैं अंदर नहीं गया था, लेकिन हम घर पहुंचे थे ना, तब तीनों बच्चियां बाहर आई थी। सो जाइए। लेकिन ये बात भी सच थी कि विभा अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। वो जितना उस पर मरती थी, उसका बाप उससे उल्टा था, उसे बहुत गालियां बकता था। वो बेचारी तो उसकी देखभाल भी जबान बंद करके करती थी, ताकि उसे पता ना चले कि ये विभा है और वो गालियां ना बके। तूने मारा तीनों लड़कियों को? बोल। मालूम नहीं मेरे को कुछ नहीं पड़ता मैडम। हाँ, वो उस दिन वो सोपन और विवाह मेरे को घर लेकर आई और उधर वो बार में सुलाया मेरे को। ये आया था उधर शायद। उठ रे। अब वो कुछ तो बात कर रहे थे मैडम, मुझे अपन पिया हुआ था। अब घर से कब निकला अपने को पता नहीं। ए, उठ। हाँ? कहाँ लेके गया था तीनों लड़कियों को? कहाँ लेके गया? किसको? किधर लेके गया? किधर? तुझे पता है विभावरी मर गई है, खून हो गया उसका। विभा मर गई, उसका खून हो गया। मेरे को पता है, मेरे को मालिनी और सना वो बोलने वाला वो उसे बहुत परेशान करते हैं, बहुत।
परेशान। मैडम आपको गलत फहमी हो रही है। हाँ मैडम, हम लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब आपको बता दिया हम लोगों ने। खून करने का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और रिमांड पे जाने का सोच सकते हो ना? अब तक तो कोर्ट के ऑर्डर आ ही जाएंगे, फिर तुम क्या, तुम्हारे भूत भी बोलेंगे। मैडम आप हमारे पीछे क्यों पड़े? हम सिर्फ ससुर जी को धमकाने वाले थे और इसके लिए हम किसी की जान नहीं ले सकते। और हम तो ससुर जी को सबक सिखाने वाले थे, वो भी सोपान ने मना कर दिया तो वो भी नहीं हो पाया। बंसोड़े, इन सबको बिठा के रखो। ओके मैडम। चलिए। जब तुम कमरे में घुसे तो विभावरी क्या कर रही थी? कितनी बार बोलूं मैडम, वो कमीज के बटन लगा रही थी। आई शपथ मैडम, मैं विभा को बाहर ही छोड़ के गया था। मेरे को तो अंदर जाने का परमिशन भी नहीं था। वजह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया, बहुत प्यार करता था मैं उसको। और ये विभावरी को जनार्दन ने जिस हालत में देखा था और बिस्तर की भी जो हालत थी, उस हिसाब से विभावरी पर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर वो सोपान नहीं था तो फिर कौन था? मतलब विभावरी का किसी के साथ संबंध था? संबंध था या वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था? पवार, ये जो कोई भी है वही कातिल है। वो उस लड़की के पीछे पड़े थे, अपने ही घर में खुद को कैसे कैसे बचाती फिरती थी। काका कुछ चाहिए आपको? विभा ने मेरे को बोला। बात इतनी बढ़ गई थी कि ससुर जी तक को मालूम पड़ा, पर उन्होंने उनको डांटा नहीं, बल्कि विभा को ही डांटा। खोटा बोलता है, खोटा बोलता है। तेरा काका तेरे पे डोरे डालता है, हाँ? तू खुद अपने काका पे डोरे डालती है और उल्टा बोलती है। मुझे अच्छे से मालूम है तेरा चरित्र क्या है। अजिंक्य कहाँ है? कितनी बार समझाया उसको, पर वो मान ही नहीं रही थी। क्या करता मैं, मुझे बहुत अच्छी लगती थी और कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर उस दिन शादी में बत्ती गुल हो गई और मैं वहां से निकल पड़ा। अरे क्या हुआ, काय झालं रे? मैं घर पहुंचा, देखा तो वो अपने कमरे में ही थी। मैंने उस पर काबू करने की कोशिश की, काका आप क्या? काका छोड़ो! मैंने देखा कि साक्षी और सोनाली वहां आके देख रही है और फिर बाहर से कुछ आवाज आई तो मैं वहां से भाग गया। मैंने देखा कि बाबा अचानक घर पे आ गए थे। मैं सोनाली और साक्षी को लेके दूसरे कमरे में भागा। बाबा बंदूक लेके विभावरी के कमरे में गए तो मैं चुप के वहीं से देख रहा था। विवाह! मैंने देखा कि बाबा ने विभावरी को गोली मार दी थी, लेकिन विवाह जिंदा थी, तो मैंने गला दबा के उसको मार डाला। इतने में सोनाली और साक्षी भी वहां आ गई। मैंने उनको कहा कि बाबा ने विभावरी को गोली मार दी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी विभावरी कहीं मर जाएगी। साक्षी और सोनाली को मारने के लिए जैक लेने गया तो देखा गुड्डी विभावरी के लाश को लिपट के हंस रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि गुड्डी कब आके गाड़ी में बैठी थी, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था। साक्षी और सोनाली को लेके
मैं नदी की तरफ गया। मैंने साक्षी और सोनाली को मार के उनकी लाशें नदी में फेंक दी। फिर मैं गाड़ी लेके आगे निकला और विभावरी की लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया। गुड्डी के कपड़ों पे तीनों के खून के निशान थे, इसलिए मुझे उसे जंगल में ही छोड़ना पड़ा। फिर मैं नदी में नहा के रिसेप्शन के कपड़े पहन के फिर रिसेप्शन में पहुंच गया। तुम जैसे समाज के ठेकेदार अपनी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं और दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तेरे लिए अच्छा इंतजाम है बेटा, इधर चल तेरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं। घेऊन जायला। अजिंक्य जैसे लोगों को परिभाषित करने के लिए वहशी, दरिंदे, ये सभी शब्द बहुत छोटे हैं।